जय श्री राम दोस्तों, मैं प्रवीण चौहान साथ में एक बार फिर से आप अपने पाइवट क्लासेस में। और बहुत सारे बच्चों को लेकर जो है ये कमेंट आ रहा था, सर यूपी बोर्ड के लिए आप हिंदी मीडियम में भी हमें फिजिक्स की तैयारी करा दो। तो बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आज एक वीडियो लेकर आ रहा हूं। और इस वीडियो के बाद होगी तो ये सारी वन शॉट ही। मैं वन बाय वन एक एक चैप्टर की डेली, किसी किसी दिन हो सकता है कि मिस भी हो जाए, है ना, डेली एक वीडियो में आपको डाल दूंगा वन शॉट बनाकर, जिसमें हम लोग हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से डिटेल से हिंदी मीडियम में समझ रहे होंगे। तो जितने बच्चों को अभी तक दिक्कत थी कि सर हिंदी में पढ़ा दो, हिंदी में पढ़ा दो, आज के बाद आपकी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, जिन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच रही है और जिनको ये समझ में आ रहा है, एक तो मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ज्यादा स्टडी करके मैंने इस वीडियो को तैयार किया है, मजा आने वाला है। ठीक है, तो पहले इस वीडियो को पूरी तरीके से देखो और अगर मजा आ जाए तो कमेंट ड्रॉप करो और वीडियो को शेयर करना। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 से ही शुरुआत कर रहे हैं हम लोग और चैप्टर नंबर 1 का नाम है वैद्युत आवेश। ठीक है जी, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर के से ही हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, इसकी शुरुआत कर रहे हैं। हो सकता है हिंदी में मेरी थोड़ी राइटिंग प्रॉब्लम करे, लेकिन समझाने में एकदम मैं आपको तरीके से, आपको ऐसे दिमाग में बिठा दूंगा कि आज के बाद आप फिजिक्स नहीं भूल पाओगे। कोई भी सब्जेक्ट आप भूल जाओगे, फिजिक्स को नहीं भूल पाओगे। ठीक है, तो शुरुआत करते भाई, बहुत अच्छे से हंसते हंसाते हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। यहीं से शुरुआत करते हैं, विद्युत आवेश क्या होता है। ठीक है जी, विद्युत आवेश क्या होता है। देखो ये जो है विद्युत आवेश है, ये किसी भी चालक की आंतरिक प्रॉपर्टी होती है, आंतरिक गुण होता है उसका। ठीक है, जैसे मेरी प्रॉपर्टी है, सोचो, अभी समझाऊंगा, डेफिनेशन भी लिखी रहेगी यहाँ पर, सब कुछ लिखूंगा, टेंशन मत लो। जैसे देखो, मेरी प्रॉपर्टी है पढ़ाना। अब मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूं, नहीं पढ़ा रहा हूं, वो आप लोग देखकर बताएंगे कि हाँ सर मस्त तरीके से आप लोगों ने समझा दिया। अब हर चीज के, हर एक पर्सन की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, तो ऐसे ही चालकों की भी प्रॉपर्टी है। जैसे कोई अच्छा डांस कर लेता है, कोई अच्छा गाना गा लेता है, कोई अच्छा पढ़ा लेता है, तो कोई अच्छा पढ़ लेता है। इस तरीके से सभी के पास में अपना अपना गुण होता है। तो वैसे ही जो विद्युत आवेश है, चालक का गुण होता है बेटा। चालक का ऐसा गुण है, ठीक है, ऐसा गुण है, आंतरिक गुण लिख लो, ऐसा आंतरिक गुण है। ठीक है, आंतरिक गुण है जो, ठीक है, उसमें उपस्थित रहता है। ठीक है, उसमें उपस्थित रहता है, ये हर एक चालक में उपस्थित रहता है, उसका आंतरिक गुण होता है। ठीक है, अब इसको जनरेट करने के एक नहीं, दो दो तीन तीन तरीके हैं कि हम आवेश को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान से समझो, एक तो हम इसमें रगड़ कर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम इसे क्या कर सकते हैं बेटा, एक तो रगड़ कर, जैसे दो ऑब्जेक्ट ले लो आप लोग, ठीक है, दोनों अलग अलग होने चाहिए। ठीक, दोनों अलग अलग, एक सरफेस होना चाहिए चिकना, तो दूसरा चिकना पृष्ठ होना चाहिए, तो दूसरा पृष्ठ, ठीक है, दूसरा पृष्ठ थोड़ा सा खुरदरा होना चाहिए, खुरदरा। दोनों पृष्ठ अलग अलग होंगे तो ये चार्ज जनरेट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल में यहीं पर आपको समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल में जैसे आप लोग एक ले लो, बहुत अच्छे से एग्जांपल लिखा हुआ है, बिल्ली की खाल, है ना, खाल मतलब वैसे वाली नहीं, उसके जो फर होते हैं, ठीक है, बाल वगैरह जो होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। बिल्ली की खाल और आबनूस की छड़, है जी, आबनूस की छड़, है ना, ये इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है। वैसे ही कांच, कांच की छड़ होती है। और दूसरा एग्जांपल है आपका, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ दो, ठीक है, तो भी आपका चार्ज जनरेट हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी होती है प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, किसके द्वारा बेटा, प्रेरण द्वारा। देखो, काम की बातें करेंगे और मस्त करके करेंगे, तो आप टेंशन मत लो, एक एक बात आपके दिमाग में घुसेंगे कैसे करती है। ठीक है, तो प्रेरण द्वारा आवेशन, ये भी एक चीज होती है। प्रेरण करके कैसे सर जी, प्रेरण से क्या मतलब होता है, देखो, अभी जैसे आपकी क्लास में ढेर सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई एक बच्चा बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके पढ़ रहा है। अब मेरे मन में भी दिमाग में जाएगा, भाई ये पढ़ रहा है, ये अच्छे नंबर लेके आ जाएगा, यार मेरे तो ऐसे ही रह जाऊंगा, मैं तो फेल हो जाऊंगा, भाई मैं क्या करूंगा। तो उसके अंदर भी क्या होगा, चार्ज जनरेट होंगे, वो भी सोचेगा कि यार मुझे भी पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चालू कर देगा। इसी को प्रेरण कहते हैं, मोटिवेशन। तो ऐसे हमारे पास में प्रेरण द्वारा आवेशन होता है कि एक चार्ज बॉडी के पास में, है ना, आवेशित वस्तु के पास, आवेशित वस्तु के पास यदि अनावेशित वस्तु लाएं, है ना, ऐसी वस्तु लाते हैं जिस पर कोई आवेश नहीं है, अनावेशित वस्तु लेकर आते हैं, तो अनावेशित वस्तु
ठीक है जी, जो जिस पर आवेश नहीं था, अनावेशित वस्तु पर भी बराबर, ठीक है, पास ला रहे हैं केवल बराबर परंतु विपरीत आवेश आ जाता है, बराबर परंतु विपरीत आवेश आ जाता है, ठीक है। इसी घटना को हम क्या कह रहे हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन कह रहे हैं। जैसे हमारे पास में ये बॉडी ए है, इस बॉडी पर प्लस चार्ज है, ठीक है, पूरी पर, इसके पास लेकर आना है केवल एक बॉडी बी को जिस पर कोई चार्ज नहीं है। तो जैसे ही आप इस बॉडी बी को इस बॉडी ए के पास लेकर आओ, ओनली पास लाना है, तो पास लाते ही इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जनरेट हो जाता है। तो इसी को हम प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं, ठीक है, बात समझ में आई। तीसरा क्या है सर, तीसरा है स्थानांतरण द्वारा, ऐसे लिख लो, स्थानांतरण द्वारा, ठीक है। स्थानांतरण द्वारा हम लोग, देखो राइटिंग में पहले बता रहा हूं, मिस्टेक हो सकता है। स्थानांतरण द्वारा कैसे, मतलब कि सर दो बॉडी है, एक ए है और एक बी है, इनको हमने किसी तार से जोड़ दिया, पहली वाली पर चार्ज था लेकिन दूसरी वाली पर कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। तो पहली बॉडी से चार्ज किस में जाना शुरू कर देगा, बी बॉडी में, है ना, दूसरी वाली बॉडी में जाना चालू कर देगा। और कब तक जाएगा, जब तक कि सर दोनों का चार्ज बराबर ना हो जाए, है ना। चार्ज कब बराबर होगा, इस पर क्यू चार्ज था, इस पर जीरो चार्ज था, तो भाई साहब जब हमने इसको जोड़ दिया तो इस पर भी q/2 हो जाएगा और इस पर भी q/2 हो जाएगा। अब दोनों पर चार्ज बराबर हो गए, तो बराबर होने के बाद में ये चार्ज रुक जाएगा। कैसी रही बातें, तो ये होता है सर विद्युत आवेश। तीनों चीजें बता दी, किस तरीके से इसको उत्पन्न कर सकते हैं। होता क्या है, तो वस्तु का आंतरिक गुण होता है, ये किसी भी वस्तु का, किसी भी चालक का आंतरिक गुण है, ठीक है, जो उसमें मौजूद होता है। और ये तीन प्रकार से उत्पन्न हो सकता है, एक रगड़ द्वारा, एक प्रेरण द्वारा और एक स्थानांतरण द्वारा। बोलो समझ में आया कि नहीं, अब बोलोगे हाँ जी सर। तो एक और चीज में छोटी छोटी बातें इसके बारे में बता दूं, जो आवेश है बेटा, आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं ना, किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक है वो कूलाम होता है ना, याद रखो, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। दूसरा सर, ये अदिश राशि है, कैसी राशि है, अदिश राशि। अब अदिश क्यों है, क्योंकि इसके पास दिशा भी है और मैग्नीट्यूड भी, परिमाण भी है, लेकिन फिर भी अदिश है क्योंकि सर इसकी जो दिशा है वो निश्चित नहीं है। ऐसे लिख देना कि सर इसकी दिशा निश्चित नहीं होती, इसमें ढेर सारी दिशाएं होती है, जिधर भी चार्ज मिलेगा उधर भागा चला जाएगा, तो इसकी कोई दिशा निश्चित नहीं है, इसलिए क्या है सर जी, अदिश राशि है, ना कि सदिश राशि है। बात समझ में आ गई। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि आवेश पर मतलब परिमाण भी है, दिशा भी है, लेकिन फिर भी वो अदिश राशि है, क्यों, तो लिख दो क्योंकि सर उसकी दिशा निश्चित नहीं होती है। ऐसी राशियों को टेंसर राशि भी बोला जाता है, टेंसर, टेंसर, ठीक है, इनको अलग कंडीशन में रखा गया है, लेकिन ये 12th में ऐसा है नहीं कुछ भी, तो इसलिए आप इसको अदिश में ही लगाओगे कि अदिश राशि होती है। बोलो अब बात समझ में आ गई, बोलोगे हाँ जी सर, एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर होगी, कोई दिक्कत ही नहीं रहा। अब आवेश हमने पढ़ लिया, तो अब चलते हैं आवेशों के गुण की तरफ, कि आवेशों में अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। जैसे मैं टीचर हूं, अब मैं अच्छा हूं, बेकार हूं, ये मेरी प्रॉपर्टी होगी ना, तो ऐसी आवेश जो है, ठीक है, तो आवेशों के भी अपने अपने गुण होते हैं, तो उनको देखते हैं कौन कौन से गुण होते हैं, ठीक है। चलो हम लोग जैसे कि पढ़ने वाले थे आवेशों के गुण, लेकिन उन गुण तक पहुंचने से पहले आपको दो चार बातें और समझनी है इस आवेशों के बारे में। देखो सबसे पहले आपको जानना है कि सर आवेशों के प्रकार। अब आप बोलोगे क्या फालतू की चीजें पढ़ा रहे हो सर, ये तो आता है, थोड़ा जल्दी जल्दी कराओ ना, है ना, बोर्ड एग्जाम आने वाले। भाई कराऊंगा, लेकिन अगर ये नहीं पढ़ा तो फिर कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है, टेंशन मत लो, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन बेस अगर मजबूत हो गया ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूं, आप लोग पेपर फाड़ के आओगे, धुआं उठा के आओगे, अब टेंशन मत लो। तो मैंने कहा आवेश सर जी दो प्रकार के होते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर आता है, चलो आगे बढ़ो। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। बोलोगे हाँ जी सर आता है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ आगे और बताओ स्पेशल। अब देखो स्पेशल चीजें क्या है कि सर ये दो आवेश हुए क्यों, आवेशों के दो प्रकार हुए क्यों। तो बेटा जैसे अभी मैंने पढ़ा था कि रगड़ने से, जिसको हम घर्षण कहते हैं, घर्षण द्वारा आवेश उत्पन्न होता है, कि जब मैं दो बॉडीज को रगड़ रहा हूं ऐसे, है ना, दोनों बॉडीज को आपस में रगड़ रहा हूं, तो रगड़ने से क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि स्थानांतरण हो रहा है ना, स्थानांतरण, स्थानांतरण शायद ऐसे लिखा जाएगा, स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण कैसे हो रहा है कि एक जो बॉडी है, जैसे बॉडी ए है और एक बॉडी ए बी है, तो ये जो बॉडी ए है ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रही है, बॉडी बी को दे रही है। जब एक बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को देती है तो सर यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, है ना, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई।
जो ले रहा है उस पर तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए और जो दे रहा है उस पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, और जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहां धनावेश आता है, और जहां इलेक्ट्रॉन जो ले रहा है, जो ग्रहण कर रहा है, जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है वहां पर ऋणावेश आता है। तो इस हिसाब से ही इलेक्ट्रॉन जो है दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में भी पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है ये मैं बताऊंगा बाद में, पहले इसको समझ लो कि जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहां धनावेश, जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वहां ऋणावेश आता है। उसके बाद में ये समझो, अब एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या द्रव्यमान का भी ठीक है स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण ठीक है होता है, ये बताओ। ये पूछा गया सवाल था कि जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है तो क्या द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है? तो आप बोलोगे हाँ सर होता है ना, हाँ होता है। क्यों? अबे इलेक्ट्रॉन जब इससे चल के इस पर जा रहा है, बात समझ के देखो, जब इलेक्ट्रॉन इससे चल के इस पर जा रहा है तो अपना मास भी तो अपने साथ लेकर जा रहा है। बोलोगे हाँ जी सर, तो मास भी तो ट्रांसफर हुआ। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो भैया हाँ द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं तो अपने साथ में मास को भी लेकर जा रहे हैं, इस वजह से द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि फ्रिक्शन से भी चार्ज जो है इस तरह से डिवाइडेड होते हैं, तो इस तरह से चार्ज जनरेट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन की कमी से और इलेक्ट्रॉन की अधिकता से। जहां इलेक्ट्रॉन कम हो गए धनावेश, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए ऋणावेश, बात खत्म हो गई। ठीक है, अब इनके गुणों पर चलते हैं। तो भैया इनके जो गुण हैं एक एक करके समझो। भाई पहला गुण तो सबको पता है कि दो आवेश, ठीक है, दो आवेश एक दूसरे पर, ठीक है, एक दूसरे पर बल लगाते हैं। पहली गुण तो ये समझ लो, है ना, दो आवेश एक दूसरे पर बल लगाएंगे। अब ये जो बल होगा कैसा होगा? अगर सर जी समान आवेश है, एक प्लस का है दूसरा भी प्लस का है, एक माइनस का है दूसरा भी माइनस का है, तो ये दोनों एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। कौन सा बल लगाएंगे? प्रतिकर्षण। भगाएंगे, कहेंगे नहीं मैं तुझे यहां पढ़ने नहीं दूंगा, भाग मेरे यहां से, ठीक है। तो ऐसे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर एक प्लस का है और एक माइनस का है तो ये एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाएंगे, है ना। विपरीत आवेश एक दूसरे को खींचते हैं और समान आवेश एक दूसरे को दूर भगाते हैं। फॉर एग्जांपल दो सुंदर लड़कियां एक दूसरे से जलती हैं, है ना, कभी वो ऐसे थोड़ी कहेंगे मेरे से ज्यादा खूबसूरत है, कभी नहीं कहेंगे, ठीक है। तो दो इसी को ऐसे याद रखो। तो दो आवेश एक दूसरे पर क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। दूसरा, आवेशों में क्वांटीकरण होता है। अब ये बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है, सर जी क्वांटीकरण क्या है, क्वांटीकरण क्या है, समझ में नहीं आ रहा। आज के बाद समझ में ना आए ना तो गारंटी रखना आप बोलोगे सर आवेश जब एक वस्तु से, ठीक है, दूसरी वस्तु पर, है ना, स्थानांतरित होता है, ठीक है, जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होता है तो पूर्ण संख्या के रूप में जाता है ना, पूर्ण संख्या के रूप में स्थानांतरित होता है। बस इतना लिख दो, है ना, स्थानांतरित होता है। यानी कभी भी चार्ज, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा Na और Cl, कभी देखा Na ने आधा चार्ज दिया हो प्लस का और इसने आधा लिया हो माइनस का? कभी नहीं होगा, हमेशा एक पूर्ण संख्या के रूप में, एक चार्ज लेगा तो एक चार्ज देगा, इस तरह से, ठीक है, ये दिया ये लिया। फिर उसके बाद में अगर कहीं दो आ रहे हैं तीन आ रहे हैं तो एल्युमिनियम पर ट्रिपल प्लस, ठीक है, 3Cl माइनस, ऐसे करके आपने देखा होगा। कभी भी चार्ज जो है पॉइंट में या फिर डिवाइडेड रूल में नहीं जाता है, चार्ज हमेशा एक पूर्ण संख्या के रूप में ही एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होता है। तो इसी को हम क्वांटीकरण कहते हैं। समझ में आ गया? अब कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी? बहुत बढ़िया। तीसरा गुण होता है आवेशों का संरक्षण। तीसरा गुण क्या है? आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं, संरक्षण से मतलब ये होता है कि कभी भी आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा, सर अभी तो आप उत्पन्न कर रहे हो, रगड़ के, प्रेरण द्वारा, ये सब करके आप उत्पन्न ही तो कर रहे हो। तो मैंने कब कहा भैया हम उत्पन्न नहीं कर रहे? कर सकते हैं, लेकिन आवेश संरक्षित रहता है। संरक्षित का मतलब यह है कि जब भी आवेश उत्पन्न होगा, जैसे मैंने दो बॉडीज को रगड़ा, समझो ध्यान से, है ना, ये मेरा एक हाथ है और ये पेन है, ये मैंने इसको ऐसे रगड़ा, तो रगड़ने से मान लो इस पर चार्ज आया, इस पर दोनों पर चार्ज आया, तो एक पर आएगा प्लस का और एक पर आएगा माइनस का। अगर इस पर प्लस का 3 आया है तो इस पर माइनस का 3, तो दोनों पर सरजी जो है आवेश वो बराबर आता है। अगर दोनों के आवेशों को मिलाकर देखें तो आप बोलोगे सर जी कुल आवेश तो 0 है, यानी आवेश तो उत्पन्न ही नहीं हुआ। यानी आवेश कभी भी ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना नष्ट, वो उसका आंतरिक गुण है, वो उसमें पहले से ही मौजूद रहता है।
ठीक है, तो आवेशों का संरक्षण होता है, आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना नष्ट, यदि किया भी जा रहा है तो दोनों पर बराबर परंतु विपरीत आवेश आता है, जिस कारण जो कुल आवेश है दोनों का वो 0 आता है। इसी को आवेश का संरक्षण कहते हैं। बोलो सारी बातें क्लियर हो गई, यहां कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो जल्दी से फटाफट। आप बोलोगे सर जी मस्त करके आपने एकदम बेस एकदम ऐसा कर दिया तगड़ा, अगर यहां से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो छूटेगा नहीं, कितने भी डीपली क्वेश्चन आ जाए यहां से नहीं छूटना चाहिए, है ना? पेपर फाड़ के आना भाई, दिमाग है एकदम, कह रहा हूं ना मैं कि एकदम ऐसा करा दूंगा कि बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। अब यहां पर एक शब्द आया कि सर दो आवेशों के बीच में हमेशा बल लगता है। भाई कौन सा बल लगता है, कितना बल लगता है, इसके बारे में बता दो। तो इसके बारे में बताने से पहले आपको पढ़ना होगा कूलाम का नियम। किसका नियम पढ़ना होगा? कूलाम का नियम। तो डालो हेडिंग कूलाम के नियम। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशन देता हूं कि आप लोग ये जानते हैं कि मेरे भाई अभी आपकी कोई कीमत नहीं समझ रहा है, लेकिन एक दिन उन लोगों को अपनी कीमत बताओ, ठीक है? उन लोगों को इतनी मेहनत करो खुद पर, इतनी मेहनत करो कि इतना आप लोग उठाओ पेन कलम और शुरू हो जाओ। एक दिन उनको दिखा दो कि भाई आप जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। कि मैंने एक डायलॉग सुना था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो मेरे भाई साहब इतनी मेहनत करो कि जो लोग आपकी आज कीमत नहीं समझ रहे ना, वो आपकी कीमत देखकर अपने आप को आंख भी ना पाए, इतनी मेहनत करो। तो फटाफट से हम लोग अपना शेष आपका अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, कूलाम का नियम। ठीक है, तो ये नियम क्या स्टेट करता है कि भाई अगर हमारे पास में दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2 और वो एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पर रखे हैं, किसी दूरी पर रखे हैं, ठीक है, यानी कि दो आवेश अगर एक दूसरे को कहीं ना कहीं भी, पूरे इस ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं हम लोग, धरती पर नहीं किसी ग्रह पर ही, पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी अगर दो आवेश हैं और वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, किसी एक दूसरे से किसी न किसी दूरी पर रखे हैं, तो ये दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं। सेल्फ मोटिवेटेड होते रहा करो। जब भी आपको डाउनफॉल हो कि सर मन नहीं कर रहा पढ़ने का, भाई खुद के बारे में सोचो कि आप क्या कर रहे हो। जहां आपको मोटिवेट होना चाहिए वहां आप डाउनफॉल कर रहे हो अपना, तो सीधे सीधे फटाफट से मोटिवेटेड रहा करो, अपने आप को उठाओ, है ना? बताओ कि तुम कौन हो, क्या कर सकते हो तुम, ठीक है? दिखा दो दुनिया को। तो भाई Q1 एंड Q2 अगर दो चार्ज हैं, एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पर रखे हैं, तो ये एक दूसरे पर क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। तो कूलाम ने यही बताया था कि इस ब्रह्मांड में उपस्थित, ठीक है जी, इस ब्रह्मांड में उपस्थित दो आवेश एक दूसरे पर, ठीक है, दो आवेश एक दूसरे पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। और ये जो लगने वाला बल है, ध्यान से सुनो, पहली बात कि लगने वाला बल, ठीक है जी, लगने वाला बल आवेशों के, ठीक है, ये जो आवेश रखे हैं आवेशों के गुणनफल के, है ना, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, है ना, अनुक्रमानुपाती होता है। तो यानी F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। और दूसरा कि लगने वाला बल, ठीक है बेटा, लगने वाला बल बीच की दूरी के, ठीक है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है जी, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है भैया डंडे के नीचे ऐसे, F यहां प्रोपोर्शनल है Q1 इंटू Q2 और यहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r²। अगर इन दोनों नियमों को मिला दें, है ना, इन दोनों नियमों को मिलाने पर, अगर मिलाने पर करें तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में r²। और जब जब आप प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं, सभी बच्चों को पता है कि सर एक कांस्टेंट आ जाता है और इस कांस्टेंट का जो मान है वो 1/4πε0 होता है। और इस पूरे का जो वैल्यू है वो 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। कितना होता है? इस पूरे की वैल्यू बता रहे हैं, इस पूरे की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9। ये जो ε0 है इसकी वैल्यू 8.85 10 की पावर -12 होती है। ठीक है, इसका एसआई यूनिट कैसे निकालोगे? यहां से निकाल लो। तो इसका ये देखो, ये इसके साथ आएगा ना 1/ε0, तो आर के साथ, तो यहां रखोगे सर जी, ये इधर जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। F इंटू ε0 इंटू r² इज इक्वल्स टू कूलाम इंटू कूलाम। तो यानी ε0 का निकाल लें तो कूलाम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर का स्क्वायर। हाँ जी, ये आ जाएगा, सॉरी हमने उल्टा लिख दिया था,
कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी है भाई साहब, कहीं से भी आप लोग कुछ भी निकाल सकते हो फिजिक्स में, फिजिक्स है ही चीज ऐसी। तो ये जो है कूलाम का नियम है कि अगर इस ब्रह्मांड में कहीं पर भी दो आवेश रखे हैं तो ये दोनों एक दूसरे पर बल लगाते हैं। लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इन दोनों नियमों को मिला दें तो सर ये फॉर्मूला बनेगा। प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो सर के आ जाता है। के का जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसकी पूरी वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 होती है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10 की पावर -12 होती है। इसका जो एसआई यूनिट है वो इतना होता है, पूछा गया है बोर्ड में, इसलिए मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। आप टेंशन मत लो, वही कराऊंगा जो इंपोर्टेंट है और जो आ सकता है, ठीक। अब एक और चीज सर जी, कूलाम के नियम का सदिश रूप याद नहीं होता, क्या करें सर, इसे एक बार समझा दो। ऐसा समझा दूंगा आज के बाद कूलाम के नियम का सदिश रूप नहीं भूलोगे। बोलो अब तो ठीक है, ऐसा समझा दूंगा, टेंशन मत लिखो, डाल लो अगली हेडिंग कूलाम के नियम का सदिश रूप, ठीक है। चलो तो मेरे बच्चे, जैसा कि हमने बोला कूलाम के नियम का सदिश रूप, और इसमें बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है। तो आज के बाद मैं आपको बता रहा हूं, ये गारंटी है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। समझो, देखो क्या करना है। मान लो कि ये हमारे पास में एक डिस्टेंस है, ठीक है, यहां चार्ज रखा है Q1 और यहां चार्ज रखा है Q2, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ठीक है, दो चार्ज है Q1 एंड Q2। अब आप सबको पता है कि अगर सर चार्ज रखा है तो कूलाम ने ये कहा था कि ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो मान लो पहला वाला चार्ज किस पर फोर्स लगाता है, दूसरे पर लगाता है। तो इसका मींस हो गया सर जी, यहां पर जो फोर्स लग रहा है F21 लग रहा है। जिस तरह से Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है उसी तरह से Q2 भी तो Q1 पर फोर्स लगाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो ये हो गया सर F12। तो F12 का क्या मतलब है ये समझ लो, ठीक है। F12 का मींस है सर जी फोर्स ऑन, सॉरी हिंदी में, चलो कोई बात नहीं, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, यानी आवेश Q1 पर Q2 के द्वारा बल, ठीक है, ये मतलब है। तो ऐसे डिस्टेंस भी होगी, तो यहां R12 और यहां R21। तो R12 का मींस क्या है, R12 का क्या है सर, ये एकांक सदिश होता है। क्या होता है, एकांक सदिश, एकांक सदिश, ठीक है, जो कहां से, Q1 से Q2 की दूरी को बताता है, दूरी को बताता है, ठीक है। अब यहां पर आप लिख लो, ठीक है, ये चीजें हम लोगों ने समझ ली। तो भैया कूलाम के नियम अनुसार जो बल था वो कितना हो गया, F12, है ना। F12 बराबर आप लिखोगे सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, और जबकि ये यूनिट वेक्टर है तो इसलिए यहां पर ये कैप भी आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर करोगे R का स्क्वायर और R12 कैप, ठीक है, इस तरह से आप लिख दोगे। तो ऐसे ही सेम F21, तो F21 भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और R21। ये डायरेक्शन बताने के लिए बस क्या है, R12 और R21 लग गया, बस दोनों ही दिशा में आप लग रहा है। लेकिन यहां पर आपको समझने वाली जो बात है, देखो ये तो क्लियर हो गया, कूलाम के नियम का मतलब है सर जी Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, तो पहले Q1 Q2 पर लगाएगा, फिर Q2 Q1 पर लगाएगा। तो Q1 से जो डिस्टेंस है वो R12, Q2 से जो डिस्टेंस है R21, बस उसी को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, बात खत्म हो गई। अब इस कूलाम के नियम का जो है कुछ और इंपॉर्टेंट बातें आपको समझनी होंगी कि जो कूलाम का नियम है ये कहां कहां काम आता है, इसका महत्व क्या है। तो पहला बात आपको समझनी होगी कि कूलाम का जो नियम है, ठीक है, कूलाम का जो नियम है ये बिंदु आवेशों पर काम करता है। किस पर काम करता है, बिंदु आवेश पर काम करता है। दूसरा कूलाम का नियम, ठीक है, कूलाम के नियम से जो बल हमें मिलता है, जो बल हम प्राप्त कर रहे हैं वह केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल, केंद्रीय बल मतलब क्या है, जैसे यहां पर दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, तो जो बल लग रहा है वो इनके बीच लगेगा, इन दोनों के बीच में कहीं पर बल लग रहा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कहीं पर बल लग रहा है, ठीक है। इसके द्वारा हम परमाणुीय दूरी ज्ञात कर सकते हैं, परमाणुीय, है ना, परमाणुीय दूरियां ज्ञात कर सकते हैं, इसके द्वारा दूरियां ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझ लेनी है, ये चीजें आप लिख लो, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है कि भैया कूलाम के अनुसार जो है बल किन पर लगता है, कौन से आवेशों पर लगता है, परमाणु दूरी ज्ञात कर सकते हैं इसके द्वारा। तो ये सारी चीजें आपको समझ लेनी है, और कूलाम के नियम का सदिश रूप आपको समझ लेना, बस यही काम होता है, बस यही लिखना है आप लोगों को, पहले तो वही लिख देना,
कि भाई इसके अनुसार दो बिंदु, दो वस्तु, सॉरी दो आवेश है तो एक दूसरे पर बल लगाते हैं, और बल जो है इस प्रकार लगा रहे हैं, जो मैंने लिखा हुआ है पूरा डिक्टो आप लिख देंगे, बस बात खत्म हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, उसके बाद सर हम लोग डाइपोल की तरफ आ जाएंगे। बस चुटकियों में इसको एंड करने वाले हैं हम लोग धीरे धीरे। ठीक है, मजा आ रहा होगा आप सभी को। तो भाई साहब अगर आपको ये चीजें बढ़िया लग रही है, समझ में आ रहा है, तो एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 1 बाय 1 एक एक चैप्टर की वीडियो आप लोगों के सामने आएगी हिंदी मीडियम में। ठीक है, जिन जिन बच्चों को दिक्कत थी उनके सब हिंदी मीडियम वालों को एकदम तगड़े से क्लियर करा देंगे। कोई दिक्कत? चलो फटाफट से। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर दो टॉपिक डाले हैं, मस्त करके आप लोगों को एकदम समझ में आने वाले हैं। पहला है सर वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र को हम डिनोट करते हैं ई से। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसे भी ई से डिनोट करते हैं, लेकिन एक छोटा सा अंतर है, वो भी मैं आपको क्लियर कराऊंगा। ठीक है, देखो वैद्युत क्षेत्र क्या है सर, कि लिखा हुआ है यहां पर किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आने पर एक बल कार्य करने लगता है या एक बल का अनुभव करता है, उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझो, रटना नहीं है कुछ भी, फिजिक्स इज नॉट फॉर रट्टाफिकेशन, फिजिक्स इज ओनली फॉर माइंड गेम। अब समझो क्या करना है। देखो ये चार्ज है, हमने यहां रख दिया है ना, मान लो मैं चार्ज हूं, आप लोग जहां बैठे हो वो चार्ज है। ठीक, अब आपने अपने चारों ओर एक फील्ड बनाया, मान लो मैं चार्ज हूं, आप चार्ज हो, और आपने अपने चारों तरफ क्या बना रखा है, एक फील्ड बना रखा है। अब इस फील्ड में अगर कोई दूसरा स्टूडेंट आएगा तो या तो ये कहेगा कि यार बहुत पढ़ता है, या वो कहेगा भाई ये तो बेकार है, इसके भी दूसरे वाले के पास में जाकर बैठेंगे, तो उस पर एक बल काम करेगा। जब वो सोच रहा है कि भाई हाँ ये पढ़ रहा है तो अट्रैक्शन बल लग रहा है, और जब ये सोच रहा है कि भाई नहीं पढ़ रहा है तो रिपल्सन बल लग रहा है। तो ऐसे ये चार्ज है, तो इस चार्ज के चारों ओर भी तो एक फोर्स काम करेगा, है ना। इसने अपने चारों तरफ एक फील्ड बना लिया। अगर इसके अंदर अब कोई दूसरा चार्ज आया, है ना, किसी ने इसके अंदर घुसने की कोशिश की, तो ये वाला चार्ज इस पर एक फोर्स लगाएगा, या तो ये इसे अट्रैक्ट कर लेगा या फिर इसे दूर भगा देगा। तो कोई ना कोई एक फोर्स इसके अंदर काम करेगा। बस इसी फील्ड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह फील्ड, वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आने पर एक बल का अनुभव करेगा, उसी को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलाम, और ये सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। ठीक है, ई से डिनोट करते हैं इसे। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बता रही है, इतना तो हमें पता लग गया कि सर बल लगेगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह कैलकुलेट करती है कि कितना बल लग रहा है। ठीक है, कितना अमाउंट का बल लग रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन Q, यानी एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को, जो बल लग रहा है वो यूनिट चार्ज पर कितना लग रहा है, यानी उस पूरे बल को कैलकुलेट कर रहा है किसके माध्यम से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के माध्यम से। अब जैसे फॉर्मूला है E बराबर F अपॉन Q। अब रामबाण इलाज में आपको बता देता हूं। देखो फिजिक्स में अगर फॉर्मूला याद है तो आप डेफिनेशन बना सकते हो। कैसे सर, देखो फिजिक्स में अगर डेफिनेशन बनानी है तो इस वाले को, नीचे वाले को एकांक लिख दो, है ना, एक बना दो। एक को फिजिक्स में कहते हैं एकांक, और F आपको पता है ये बल होता है। तो एकांक आवेश, है ना, क्यों मतलब क्या होता है, आवेश। एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मात्रक इसका भी वही है, सेम ही तो है, न्यूटन बटे कूलाम, या दूसरा मात्रक वोल्ट बटे मीटर भी है। ध्यान रखना, कोई भी एक मात्रक पूछा जा सकता है वैद्युत क्षेत्र का, या तो न्यूटन बटे कूलाम या वोल्ट बटे मीटर, दोनों में से कोई एक मात्रक होता है। तो आप जल्दी जल्दी फटाफट से इनको लिख लेंगे कि हाँ सर ये होता है। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको दोनों चीजें क्लियर करा दी है। ई से दोनों को डिनोट करते हैं। बस ये क्या है सर, अमाउंट बताती है, और ये टोटल ये बताती है कि एक बल कार्य करे। स्टूडेंट्स, हम पहुंच चुके हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और मैंने यहाँ पूरा सेटअप बना रखा है, मैं आपको समझाने वाला हूं कि हो क्या रहा है। देखो यहां पर रखा है आपका एक चार्ज Q, ठीक है जी। इस चार्ज Q के ड्यू टू चार्ज Q के कारण क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र बनना होगा कहीं ना कहीं तक। तो हमने मान लिया कि सर R डिस्टेंस तक जो है इसका वैद्युत क्षेत्र जा रहा है। अब इस वैद्युत क्षेत्र को चेक करने के लिए हमने एक टेस्टिंग चार्ज Q0 रख दिया। ठीक है, ये चेक करके बताएगा कि इसके कारण कितना वैद्युत क्षेत्र जनरेट हो रहा है। तो हमने Q0 एक टेस्टिंग चार्ज परीक्षण आवेश रख दिया R मीटर की डिस्टेंस पर। तो आप सबको पता है कि सर अगर दो आवेश हैं, एक दूसरे से किसी न किसी डिस्टेंस पर रखे हैं, तो दोनों कूलाम के नियम से एक दूसरे पर बल लगाते हैं। F बराबर K Q Q0 अपॉन में R स्क्वायर, ये बल इस पर काम करेगा।
अब जब काम कर रहा है बल तो वैद्युत क्षेत्र जो है ई, है ना, वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो भाई एफ अपॉन में क्यू नॉट होता है ना। एफ की वैल्यू आपने रख दी सर, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर हो गया। अब के की वैल्यू आप सब जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होती है ना। बस यही आपका वैद्युत क्षेत्र है। ये सब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि भाई वैद्युत क्षेत्र का मान इतना होता है। अब हम बहुत देर से वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र रट रहे हैं, तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि सर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं और उनके गुण क्या होते हैं, ये एक टॉपिक है, इसको कवर करते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं और उनके गुण। ठीक है, चलो स्टार्ट कर देते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अब हम लोग बात करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं और उनके गुण के बारे में। तो भाई बहुत सारी बात यह है कि सर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या हैं। देखो पहले तो मैं इनका डायग्राम से आपको समझा दूं। जैसे ये प्लस है तो प्लस के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ये बाहर की ओर होंगी इस तरह से, ठीक है, बाहर की तरफ। और माइनस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब बल रेखाएं होती हैं वो अंदर की तरफ होती है इस तरह से। ठीक है, ये आपकी बल रेखाएं होती हैं। तो इनमें बात क्या है सर जी कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं है क्या असल में। तो ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, देखो डेफिनेशन लिखी है, रेखाएं एकांक धनावेश पर बल की दिशा को बताती है कि भाई बल की दिशा किधर से किधर की तरफ है। या ये देखी तो गई नहीं अभी तक, तो ये एक ऐसा काल्पनिक वक्र है, आप ऐसे कह सकते हैं ऐसा काल्पनिक वक्र है, ठीक है, वक्र है जिस पर कौन चलता है, जिस पर धनावेश चलता है। जैसे हम लोग कहां चलते हैं, जल्दी बताओ हम लोग कहां चलते हैं। आप बोलोगे सर सड़क पर चलते हैं हम तो भैया सीधी बात है, हम हमारे लिए सड़क बनी है तो हम हर सड़क पर बन रहे हैं, तो इसलिए हमारा वो वक्र हो गया, वो पथ हो गया, वो रास्ता हो गया। तो वैसे ही धनावेश का जो रास्ता है जिस पर धनावेश चलेगा, है ना, धनावेश का रास्ता जिस पर धनावेश चलता है, ऐसे काल्पनिक वक्र को हम क्या कहते हैं, बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, अब ये जो बल रेखाएं हैं इनके गुण भी होते हैं, है ना, बहुत सारे बच्चों को याद होंगे, है ना, क्योंकि समय लास्ट आ लिया है तो सबको आई थिंक याद होंगे। नहीं है तो मैं बता रहा हूं, देखो दो बल रेखाएं कभी नहीं काटती, पहली चीज, दो बल रेखाएं कभी नहीं काटती। ठीक है, कभी नहीं काटती, पहली बात तो ये सुन लो। क्यों नहीं काटती हैं, क्योंकि सर जहां काटेंगी तो उस कटान बिंदु पर, ठीक है, जहां भी ये काट रही है उस कटान बिंदु पर क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, क्षेत्र की दो दिशाएं। ठीक है, क्षेत्र की कितनी दिशा हो जाएंगी, दो दिशाएं। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जो क्षेत्र है सर वो सदिश राशि है। मान लो दो बल रेखाओं ने ऐसे काट दिया, है ना, ये आपस में काट दिया, तो यहां कटान बिंदु पर क्षेत्र इधर भी है और इधर भी है, और क्षेत्र की दो डायरेक्शन कैसे हो सकती है, क्षेत्र तो सदिश राशि है, तो सदिश राशि की कभी दो दिशाएं हो ही नहीं सकती, इसलिए नहीं काटती कभी। दूसरा है, ये धनावेश से शुरू होती है, धनावेश से शुरू, ठीक है, और ऋणावेश पर समाप्त। ठीक है, ऋणावेश पर समाप्त, ये धनावेश से शुरू होंगी और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, तीसरा तीसरा क्या है कि इन पर डाला गया लंब, इन पर डाला गया अभिलंब। ठीक है जी, अगर हम इस पर कोई परपेंडिकुलर बना दें, किसकी दिशा बताता है, धनावेश की दिशा बताता है, धनावेश की दिशा को प्रदर्शित करता है। अगर हम इन पर कोई अभिलंब डाल दें, जो बल रेखाएं हम खींच रहे हैं उन पर अगर हम क्या डाल दें बेटा, अभिलंब डाल दें अपनी तरफ से, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो वो परपेंडिकुलर उस तरफ मुड़ जाएगा जिधर क्या है, धनावेश जा रहा है, तो धनावेश की दिशा को बताएगा कि धनावेश इधर जा रहा है। चौथा, एक्स अक्ष पर सिकुड़ती है। ठीक है, एक्स अक्ष पर सिकुड़ती है, इसीलिए इसीलिए विपरीत आवेश, है ना, विपरीत आवेश आकर्षण बल लगाते हैं। ठीक है, विपरीत आवेश आकर्षण बल लगाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और पांचवा है भैया, वाई अक्ष पर फैलती है, वाई अक्ष पर ये क्या करती है, फैलती है। तो इसी कारण क्या होते हैं, समान आवेश, है ना, समान आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। समझ गए ना, ये चार पांच इनके गुण हैं, चारों पांचों याद रखना, इंपॉर्टेंट है। दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, क्योंकि जहां काटेंगी उस कटान बिंदु पर क्षेत्र की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। दूसरा, ये धनावेश से शुरू होंगी और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। तीसरा सर, इन पर डाला गया अभिलंब धनावेश की दिशा को बताता है कि अगर हम इन पर कोई परपेंडिकुलर डाल दें तो किसकी दिशा की तरफ मुड़ जाएगा, धनावेश की दिशा की तरफ। एक्स अक्ष पर ये सिकुड़ती हैं, है ना, ऐसे कंजर्व होती हैं, तो एक्स अक्ष पर सिकुड़ेंगी, इसलिए विपरीत आवेश आकर्षण बल लगाता है। वाई अक्ष पर फैलती हैं, इसलिए समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये आपके सर्जिन के गुण हैं और ये क्षेत्र रेखाएं हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं, है ना, समझ में आया तो ठोको लाइक, ठोक दो यार, अब इतनी बेहतरीन तरीके से करा रहा हूं, अब तो ठोक दो। ठीक है, चलो अब उसके बाद में हम लोग चलते हैं वैद्युत द्विध्रुव की तरफ, कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, और फिर उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं।
ठीक है, तो डाल लो हेडिंग वैद्युत द्विध्रुव और उसका आघूर्ण। डियर फ्रेंड्स, अब पहुंच चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव की तरफ में हम। तो वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है सर जी, है ना, इसका आघूर्ण क्या होता है? तो बिल्कुल सिंपल सी बात समझो, देखो वैद्युत द्विध्रुव बेटा एक निकाय है ना, निकाय बोले तो सिस्टम, सिस्टम याद रखो, सिस्टम तो सबको याद होगा, है ना। तो वैद्युत द्विध्रुव एक सिस्टम है। जैसे कि आप समझो, मुझे स्कूल जाना है, तो भाई स्कूल जाने के लिए प्रॉपर यूनिफॉर्म, टाई, बेल्ट, शूज, बाल आपके छोटे छोटे होने चाहिए, कड़े होने चाहिए, इस तरह से, है ना, सब प्रॉपर तरीके में जाना पड़ता है। तो एक सिस्टम हो गया, तो ये भी एक सिस्टम है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव भी एक सिस्टम है जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश, बराबर कैसे है? परिमाण में, अगर ये 5 का है तो ये भी 5 का है। विपरीत कैसे है कि सर ये माइनस का है और ये प्लस का है। तो जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से एक निश्चित दूरी 12 पर रखे होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। तो सीधा सीधा वैद्युत द्विध्रुव क्या है? एक निकाय है ना, निकाय है जिसमें दो बराबर, ठीक है, जिसमें दो बराबर व विपरीत आवेश, ठीक है, बराबर और विपरीत आवेश कितनी दूरी पर रखे होते हैं सर? एक निश्चित दूरी, है ना, एक निश्चित दूरी मान लोगे आप 12 पर रखे होते हैं, ठीक है। बस इतना आप लिख दोगे, काम खत्म, ये बन गया आपका वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव है तो सर जी इसका द्विध्रुव आघूर्ण भी होता है। क्या होता है बेटे? द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या होता है सर जी? देखो द्विध्रुव का आघूर्ण जो ये बताता है कि सर, इसे हम P से डिनोट करते हैं, ये कह रहा है कि सर द्विध्रुव का कोई एक आवेश ले लो, कोई भी एक आवेश, चिन्ह नहीं लेना उसका, बस मैग्नीट्यूड, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, द्विध्रुव का कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और बीच में क्या हो रहा है? गुणनफल, है ना। तो कोई एक आवेश, कोई एक आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी, है ना, आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, ठीक है जी, के गुणनफल को क्या कहते हैं? द्विध्रुव का आघूर्ण, द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। बस बात समझ में आ गई, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलोगे हाँ जी सर। P बराबर Q इंटू टेल, मात्रक हो जाएगा भाई, आवेश का मात्रक कूलाम और लंबाई का मात्रक मीटर, कूलाम मीटर, माइनस मत समझ लेना इसे, डैश लगाया ये, ठीक है, कूलाम मीटर, तो ये इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर, ठीक। द्विध्रुव का आघूर्ण भी क्लियर हो गया। अब इस द्विध्रुव के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बेटा दो जगह पर, एक अक्षीय स्थिति में, दूसरा निरक्षीय स्थिति में, है ना, अक्षीय स्थिति और दूसरा निरक्षीय स्थिति। तीसरा भी होता है किसी सामान्य बिंदु पर, लेकिन मुझे लग नहीं रहा वो इंपॉर्टेंट है, तो हम दो ही जगह पर करेंगे, अक्षीय स्थिति और दूसरा निरक्षीय स्थिति। तो हेडिंग बना लेंगे आप लोग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण? द्विध्रुव के कारण, अक्षीय स्थिति में। कौन सी स्थिति में? अक्षीय स्थिति में। और आज के बाद आप इसे भूलोगे नहीं, ये भी गारंटी है। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हेडिंग डाल लेंगे, ठीक है। शुरू कर रहे हैं हम लोग फटाफट से माय डियर फ्रेंड्स। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को करने से पहले आप लोग सब एक बार मोटिवेटेड हो जाएं, फटाफट से अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड करें, और उसके बाद हम लोग चल रहे हैं किसकी तरफ? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तरफ। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये एक छोटा सा डायग्राम मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, यहां पर एकदम ध्यान से समझना। ये भाई साहब माइनस का चार्ज है, ये भाई साहब प्लस का चार्ज है। अब आप बोलोगे सर जी इसमें यहां से यहां तक की दूरी L और यहां से यहां तक की दूरी L, क्योंकि 12 होती है ना टोटल डिस्टेंस। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो यहां से एक P पॉइंट जनरेट होता है जो कि इसके मिड से R मीटर की डिस्टेंस पर है। इस पॉइंट P पर ही मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बोले तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब आप बोलोगे सर प्लस क्यू के कारण जो बल रेखाएं बाहर की ओर होती हैं, तो इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, माइनस क्यू के कारण बल रेखाएं अंदर की ओर होती हैं, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होगी, है ना। और निकालनी कहां है मुझे? पॉइंट P पर। मुझे इन पर नहीं निकालनी, मुझे पॉइंट P पर निकालनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां होगी। तो आप मुझे बताओ प्लस क्यू से P की दूरी कितनी होगी? प्लस क्यू से P की दूरी, देखो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो R है, लेकिन मुझे यहां से चाहिए, यहां से चाहिए, यहां से चाहिए, तो भाई ये डिस्टेंस तो एक्स्ट्रा आ रही है ना, इस डिस्टेंस को हटा दो। तो आप बोलोगे सर जी R में से L हटा दिया, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस थी एक्स्ट्रा थी, हटा दी। हमें यहां से चाहिए डिस्टेंस, तो ये एक्स्ट्रा थी, तो R माइनस L। फिर माइनस क्यू से P की दूरी कितनी होगी? अब माइनस क्यू कहां है सर जी? यहां रखा है, यहां से P की डिस्टेंस, यहां से P की डिस्टेंस निकालोगे तो यहां तक तो R है, अब ये और एक्स्ट्रा आ रही है, तो आप बोलोगे सर जी R प्लस L हो जाएगी। बोलो सिंपल सी बात है ना। तो प्लस क्यू से R माइनस L और माइनस क्यू से R प्लस L। अब यहां पर हम निकालेंगे
प्लस क्यू के कारण तीव्रता, प्लस क्यू के कारण जो तीव्रता है वो E1 है। कितनी है? E1। अब यहां से समझो, आप बोलोगे सर E1 का जो फॉर्मूला था के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर था, लेकिन यहाँ आर आर नहीं है, प्लस क्यू के कारण आर माइनस एल है। फिर सेम सर माइनस क्यू के कारण आप बोलोगे सर जी E2 बराबर के क्यू अपॉन आर आर नहीं है, आर प्लस एल का स्क्वायर है। अब बिंदु P पर कुल तीव्रता कितनी होगी आप मुझे बता दो। तो आप बोलोगे सर कुल तीव्रता तो E होगी। अब E1 है इधर की तरफ, देखो उधर की तरफ ऐसे धक्का दे रही है, E2 है इधर की तरफ, E1 इधर E2 इधर, तो यहां कितनी बची? आप बोलोगे सर जी E1 माइनस E2, घटा दो, बड़े में से छोटी घटा दी लो जी। अब E बराबर जो है सर जी वैल्यू रख दो के क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर, और ये सर के क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। आप बोलोगे सर जी के और क्यू तो कॉमन है, 1 अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर, 1 अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। आप बोलोगे सर जी एक काम ना कर ले, एलसीएम ना लेने इनका, तो मैं भी कह रहा हूं हाँ ले लो। आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन में आर माइनस एल का स्क्वायर और आर प्लस एल का स्क्वायर। आप बोलोगे सर जी बेहतरीन, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं भाई, ये जो स्क्वायर लग रहे हैं इनका स्क्वायर खोल दें? बोलोगे हाँ जी सर खोल दो, है ना। तो E इज इक्वल्स टू के क्यू, अब होल स्क्वायर खोलोगे देखो यहां पर, तो आप बोलोगे सर जी आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2RL, ठीक है जी, ब्रैकेट में रख लो, माइनस आर का स्क्वायर एल का स्क्वायर 2RL अपॉन में नीचे क्या है आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। अब E बराबर हो गया के क्यू, ठीक है, अंदर आर का स्क्वायर एल का स्क्वायर 2RL माइनस आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया कैंसिल, तो E बराबर में हो गया सर, ये देखो ये वेक्टर का साइन है, के क्यू और 4RL अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब करना कुछ नहीं है ना, इनको हम तोड़ लेते हैं के, अब इसको ऐसे लिख लो Q इंटू 2L तो एक साथ, और 2 इंटू आर एक साथ, 2 2 जा 4 आर और एल, 4RL को हमने ऐसे तोड़ दिया अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये तो अभी पढ़ा था हमने, P की वैल्यू थी Q इंटू 2L तो P की वैल्यू थी, आप बोलोगे हाँ, तो मैं भी तो यही कह रहा हूं, रख दो यहाँ पे P 2R अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां से चेक करो जरा, आप देखोगे सर R तो बहुत बड़ा है और L इसके मुकाबले छोटा है, तो L इज वेरी वेरी लेस देन R, तो L स्क्वायर शुड बी 0। आप बोलोगे सर जी E बराबर के P इंटू 2R बटे में आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर जी के P इंटू 2R अपॉन आर की पावर 4, आर से एक आर कैंसिल हो गया, ये बचा सर के 2P अपॉन आर का क्यूब, है ना, ये बच गया आपके पास में। अब के की वैल्यू रख लो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर का क्यूब, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बोलो कैसी रही भाई अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? बोलो कोई टेंशन रहेगी आप लोगों को? अरे जड़ से खत्म भाई, ऐसे तरीके से समझा दिया, आप बोलोगे सर मस्त तरीके से आ गया, एकदम दिमाग में घुस जाएगा चीजें, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब निरक्षीय स्थिति में अगर ये चीजें क्लियर हो गई तो निरक्षीय स्थिति में चल लेते हैं, चले? बोलो बोलो यस सर, ठीक है, चलो फिर। ओके डियर फ्रेंड्स, अक्षय स्थिति को बहुत अच्छे से समझने के बाद अब हम आ चुके हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तरफ। तो फिर से हम लोग डायग्राम बनाते हैं, है ना। ये हमारे पास में हो गया एक छोटा सा प्यारा सा सिस्टम जिसका नाम है डाइपोल, और हमें पता है कि सर सेंटर से इसकी डिस्टेंस जो है ये L है और ये भी L है, क्योंकि दोनों को मिलाकर हो जाएगी 2L। और निरक्षीय स्थिति कहां होती है? आप बोलोगे सर जी वाई एक्सिस पर, तो यहां जो है r मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर ही हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आप देखोगे सर प्लस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कहां की ओर होगी? आप बोलोगे सर बाहर की तरफ, और माइनस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कहां की ओर होगी? अंदर की तरफ। तो आप ये देख रहे हो कि सर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये थीटा एंगल बनाए हुए, कितना थीटा एंगल बनाए हुए? एक्सिस के साथ में थीटा एंगल, थीटा एंगल ऊपर की तरफ, थीटा एंगल नीचे की तरफ। तो जब भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष से थीटा कोण बनाती है तो ये दो भागों में बढ़ जाती है।
कॉस थीटा और साइन थीटा। अब जो ऊर्ध्वाधर घटक हैं E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा ये हो जाएंगे, और जो क्षैतिज घटक हैं देखो दोनों ही एक्स एक्सिस के, देखो यहां पे देखो एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, तो इसलिए E1 साइन थीटा और एक E2 साइन थीटा, क्योंकि एक ऊपर की तरफ जा रहा है एक नीचे की तरफ, तो ऊर्ध्वाधर घटक तो ये हो गए। लेकिन जो क्षैतिज घटक है एक्स एक्सिस के दोनों इधर ही है ना, ऐसे और ऐसे दोनों इधर ही एक्स एक्सिस के, आप बोलोगे हाँ जी, तो इसलिए E1 cos थीटा भी इधर ही है और E2 cos थीटा भी इधर ही है, तो इसलिए ऐड हो जाएंगे E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और जो ये E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा है ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है, ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे के बराबर व विपरीत है, हाँ जी, बराबर व विपरीत है। और अगर एक दूसरे के बराबर और विपरीत हैं तो E1 sin थीटा माइनस E2 sin थीटा बराबर में कितना हो गया, 0, है ना, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जो कुल तीव्रता है, कुल जो तीव्रता है E बराबर वो कितनी हो जाएगी, E1 cos थीटा और प्लस में E2 cos थीटा। अब E1 के लिए भाई साहब क्या चाहिए, E1 अगर मुझे निकालना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर R चाहिए। अब R कैसे निकालें भाई, यहां से डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस तो दी नहीं है, केवल यहां से दी है, एक तो मिड से और एक यहां से, तो आपको नहीं लग रहा कि यहां एक ट्राइंगल बन रहा है और ये इसका हाइपोटेनियस है, आप बोलोगे हाँ जी सर, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर तो R है और बेस L है, तो h इज इक्वल्स टू हो गया रूट में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, पुट कर दो यहाँ पर, तो E1 जो है हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट और इसका भी होल स्क्वायर। इससे आप कैंसिल कर दोगे तो E1 जो है वो आ जाएगा सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जितना E1 है उतना ही E2 है, दोनों सेम हो जाएंगे, उठाकर यहाँ पुट कर दो सर जी, तो आप बोलोगे सर E1 इज इक्वल्स टू सॉरी टोटल E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छा इसको K मान लेते हैं ना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा, और इसको भी सर जी K Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा, एक और एक मिलकर हो गया 2, तो E इज इक्वल्स टू हो गया 2KQ अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और ये कॉस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर। कॉस थीटा को हटाते हैं तो भाई कॉस थीटा क्या होता है, लाल बटे कक्का से आप लोगों ने पढ़ा था, आप बोलोगे सर आधार बटे करण, है ना, तो मैं भी तो वही कह रहा हूं आधार बटे करण। आप मुझे बताओ आधार क्या है सर, एल, करण कितना निकला था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पुट कर दो यहाँ पे है ना, यहाँ पे पुट कर दो, देन E बराबर हो जाएगा सर 2KQ अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा L अपॉन कितना रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो E इज इक्वल्स टू हो गया सर जी के बाहर Q इंटू 2L लिख लो ऊपर, और नीचे देखो ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये तो हो गया P की वैल्यू, है ना, आप बोलोगे हाँ जी सर, ये हो गया सर K P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब बोलोगे L तो बहुत छोटा है R से, तो एल स्क्वायर 0 हो जाएगा, E बराबर हो गया KP अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, KP अपॉन आर का क्यूब। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा टोटल निरक्षीय स्थिति में। बहुत सिंपल वे में मैंने आपको समझाया, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, मजा आ गया होगा, बोल रहे होगे सर इतना बढ़िया। ठीक है, चलो तो अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ सर, ये हम लोगों ने अक्षय निरक्षय स्थिति कंप्लीट करने के बाद में अब हम डाइपोल को कहां रख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वहां पर क्या लगेगा, एक टॉर्क लगेगा, वो टॉर्क भी हम देख लेते हैं कितना लग रहा है। ठीक है, तो टॉर्क निकालेंगे हम लोग कि अगर हम एक डाइपोल को, एक द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो कितना द्विध्रुव का आघूर्ण लगता है। सही है, चलो बहुत बढ़िया से। ठीक फ्रेंड्स, तो अब जैसे कि हम लोग इस चैप्टर में करने वाले थे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल युग्म का आघूर्ण, यानी कहने की जो बात है, जो टॉपिक है वो ये कह रहा है कि सर अगर हम, ठीक है, यदि हम किसी एक वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, कोई बलाघूर्ण रख दें, है ना, द्विध्रुव को रख दे, सॉरी बलाघूर्ण मतलब द्विध्रुव को रख दे, ठीक है, ये कहने का मतलब है मेरा, ये द्विध्रुव रख दिया। अब द्विध्रुव पर सर एक होता है माइनस का चार्ज, एक होता है प्लस का चार्ज, और दोनों के बीच की दूरी होती है 2L। कितनी डिस्टेंस होती है 2L, ये हमने इसमें रख दिया। तो सर रखने के बाद में क्या होगा, इस पर फोर्स लगेगा, क्यों, क्योंकि सर जो माइनस वाला है वो इसके ऐसे
फोर्स लगा, जो प्लस वाला है वो इसके साथ जाने की कोशिश करेगा और माइनस वाला इसके अपोजिट जाने की कोशिश करेगा। तो इस पर जो है दो फोर्स एक साथ काम करेंगे। और जब किसी ऑब्जेक्ट पर दो इक्वल और अपोजिट फोर्स एक साथ काम करते हैं तो बेटा उस वो बनाते हैं बल युग्म का आघूर्ण। तो वहां पर एक बल नहीं होता, वो बल युग्म काम कर रहा है और वो क्या बना रहा है, आघूर्ण बना रहा है। तो इसको कहते हैं बल युग्म का आघूर्ण। और जब ये बल युग्म का आघूर्ण बनता है तो इनके जो बीच का ये जो डिस्टेंस है ना, ये थीटा एंगल बना रखा है, तो ये जो डिस्टेंस हो गया इसको कहते हैं लंबवत दूरी, है ना, 2l sin थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, तो अब हमें पता है कि सर जो टॉ होता है बल युग्म का आघूर्ण, है ना, उसकी परिभाषा ये कहती है टॉ इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि लंबवत दूरी। क्या होता है बेटा, लंबवत दूरी होती है इसकी। ठीक है, तो आप बोलोगे ठीक है जी सर, तो टॉ इज इक्वल्स टू एफ जो है वो कितना लग रहा है सर, किसी भी चार्ज को जब आप रखते हो तो सर उस पर फोर्स लगता है Q इंटू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, आप बोलोगे सर 2l sin थीटा। तो टॉ इज इक्वल्स टू Q इंटू 2l को एक साथ ले लो और E sin थीटा को एक साथ ले लो। तो Q इंटू 2l जो है वो हो जाता है P E sin थीटा। तो टॉ की जो वैल्यू है वो ये आ गई P E sin थीटा। अब इसकी कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं, है ना, विशेष परिस्थितियां। तो विशेष परिस्थितियां क्या कह रही हैं, वो ये कह रही है कि यदि थीटा इज इक्वल्स टू 90 हो जाए, है ना, थीटा इज इक्वल्स टू 90, तो टॉ मैक्सिमम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में पीई साइन 90 और साइन 90 होता है 1, तो टॉ जो मैक्सिमम होगा वो हो जाएगा पी इंटू ई। ये कंडीशन होगी। फिर दूसरी कंडीशन में कि यदि थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया तो टॉ इज इक्वल्स टू इस केस में हो जाएगा मिनिमम, है ना, क्योंकि पीई साइन 180 हो जाएगा और साइन 180 जो होता है बेटा वो माइनस में होता है ना, साइन 180 की वैल्यू कितना होता है, माइनस पीई। तो ये कंडीशन आपकी आ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, दोनों कंडीशन याद रखना कि अगर साइन 90 होता है तो मैक्सिमम और साइन 180 होता है तो मिनिमम। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आई। और जीरो रख दोगे तो साइन जीरो जीरो होता है तो वो भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं, आप बोलोगे हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं है। और इस कंडीशन में ये अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल, ठीक है, अनस्टेबल होगा, अस्थिर होगा। इस कंडीशन में स्थिर हो जाएगा, इस कंडीशन में अस्थिर हो जाएगा। ठीक है, तो अस्थिर वाली कंडीशन भी आप लोगों को समझनी है कि भाई कब जो है हमारा ये अस्थिर हो जाता है और कब हमारा ये स्थिर रहता है। ठीक, उसके बाद में अब हम सीधा चलते हैं विद्युत फ्लक्स पर। किस पर चलते हैं बेटे, विद्युत फ्लक्स, है ना, विद्युत फ्लक्स की तरफ चलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है और हम चैप्टर के एंड की तरफ ही चल रहे हैं। जो इसमें इंपॉर्टेंट है गॉस का नियम वो पढ़ाएंगे और गॉस के नियम का जो अनुप्रयोग है वो पढ़ा देंगे, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा बड़ा अभी चैप्टर बचा नहीं है। तो पहले फ्लक्स समझते हैं कि विद्युत फ्लक्स होता क्या है। ठीक, चलो, जैसा कि हम बात कर रहे थे विद्युत फ्लक्स की तरफ, और मैंने बोला था कि हम चैप्टर के एंड की तरफ ही चल रहे हैं, कुछ ज्यादा इसमें बचा नहीं है और मस्त मस्त तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो बेटा होता क्या है विद्युत फ्लक्स, जैसे मान लो कि ये सर मेरे पास में एक कॉपी है, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, ये मेरे पास में एक कॉपी है। अब इस कॉपी से मैं क्या करता हूं, फील्ड लाइन पास करता हूं। ये कॉपी कैसा सरफेस है, आप बोलोगे सर क्लोज सरफेस है, बंद पृष्ठ है। तो अगर इस बंद पृष्ठ से मैं बल रेखाएं गुजारूं तो बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि किसी भी बंद पृष्ठ से, है ना, लिख सकते हैं किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, है ना जी, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या, ठीक है, फ्लक्स रेखाओं की संख्या को, ठीक है, क्या कहते हैं हम, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, है ना, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसको, क्या कहते हैं उसको, वैद्युत फ्लक्स। किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या, यानी बल रेखाओं की संख्या को। अब इसे जब हम लोग डिनोट करेंगे तो ये डिनोट होता है सर फाई ई से। अब फ्लक्स रेखाएं मतलब क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करती हैं, है ना, और इनटू जब पृष्ठ से गुजरेंगी तो एरिया होगा, है ना, और कॉस थीटा, तो ई ए कॉस थीटा बन जाता है, फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अब हम लोगों ने समझ लिए चीजें, ठीक है। अब यहां पर समझो आप लोग, इसका जो मात्रक है वो क्या होगा सर जी, तो भाई वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलाम और एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में कूलाम। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में कूलाम, ये हो गया आपका इसका मात्रक। अब इसी से संबंधित गॉस का नियम आता भैया, है ना, गॉस का नियम, वैद्युत फ्लक्स से संबंधित गॉस का नियम। ये क्या कहता है गॉस का नियम, बहुत सिंपल सी बात है। गॉस ने कहा कि भाई अगर हमारे पास में कोई ऐसी सरफेस है जिसका हम एरिया फाइंड नहीं कर सकते तो क्या उससे फ्लक्स नहीं पास होगा।
मान के चलो जब एरिया ज्ञात है तो हम कर सकते हैं सीधा सीधा, लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा सरफेस आ गया जिसका एरिया हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते, तो क्या हम फ्लक्स नहीं फाइंड कर पाएंगे उसमें? तो उसने कहा बिल्कुल कर पाएंगे। कैसे? तो उन्होंने कहा कि यदि किसी बंद पृष्ठ में, ठीक है, तो ऐसे लिख लो, किसी भी बंद पृष्ठ में, किसी भी बंद पृष्ठ में गुजरने वाला फ्लक्स, है ना, गुजरने वाला फ्लक्स, आप ऐसे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में याद करो, किसी भी बंद पृष्ठ में गुजरने वाला फ्लक्स, उस पर उपस्थित आवेश का, है ना, इस पर कोई ना कोई चार्ज तो एंटर होगा ही भाई, जब फ्लक्स गुजरेगा तो कोई ना कोई चार्ज आएगा, तो उसने कहा उस पर उपस्थित आवेश का, जो भी इस पर आवेश है, ठीक है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यानी अगर इससे गुजरने वाला जब हम फ्लक्स देखें, इस पृष्ठ से गुजरने वाला अगर फ्लक्स हम लोग देखें फाई ई, तो ये क्या होता है सर, इस पर जो भी आवेश है इसका 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। कितना गुना होता है? 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है कौन? फ्लक्स। ठीक है, मात्रक, मात्रक अभी भी सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में कूलम, मात्रक कहीं नहीं जा रहा है, मात्रक सेम रहेगा। बस इन्होंने बोला है कि भाई अगर सरफेस का एरिया फाइंड नहीं कर सकते तो हम उसके चार्ज से भी क्या कर सकते हैं, उसका फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। तो चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये बात किसने कही है? गॉस ने कही है। ठीक है, तो ये गॉस का नियम है। अब गॉस के नियम के जो ये सरफेस है इसकी भी कुछ विशेषताएं होती हैं, है ना, गॉसियन पृष्ठ की कुछ विशेषताएं होती है, जो कि मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूं कि गॉस का जो नियम है केवल उस पृष्ठ पर लागू होता है जहां पृष्ठ बंद हो। पृष्ठ की आकृति कैसी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली चीज ध्यान से सुनेंगे, गॉसियन सरफेस की पहली बात बता दूं कि गॉसियन पृष्ठ हमेशा बंद होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। गॉसियन पृष्ठ का एरिया कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आकृति कैसी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस उस पर आवेश उपस्थित होना चाहिए। यदि आवेश उपस्थित है तो काम हो जाएगा। ठीक है भैया, अगर आवेश उपस्थित है तो काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं थी। अब इस गॉस के नियम के आधार पर हम लोग कुछ अनुप्रयोग निकालने वाले हैं। जैसे किसी अनंत लंबाई के चालक छड़ में क्या निकालेंगे हम? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और फिर किसी अचालक चादर पर क्या निकालेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बस ये दो छोटे छोटे डेरिवेशन हम लोगों को करने हैं और मस्त तरीके से आपका सिलेबस एंड हो जाएगा। और कोई कमी रह गई हो, कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही हो, तो मुझे कमेंट ड्रॉप कर देना, मस्त करके सारी चीजें आप लोगों को समझा दूंगा एक एक करके। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे, किसी अनंत लंबाई की चालक छड़ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई की चालक छड़ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आप हेडिंग डाल लो। ठीक है, जैसा कि हम चैप्टर के अब इस डेरिवेशन पर पहुंच चुके हैं कि किसी अनंत लंबाई की चालक छड़ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चे जैसा कि मैंने यहां पर बनाया है कि एक चालक छड़ है आपके सामने, ठीक है, और इस चालक छड़ को मैंने आवेश दे दिया है ना, ये जो प्लस दिख रहा है आपको आवेश दे दिया मैंने, क्यों? अब यहां पर इसको पढ़ने से पहले एक बात आप लोग अपने दिमाग में बिठाइए, बेटा जब ये अनंत लंबाई की चालक छड़ है, इसकी लंबाई कितनी है? इन्फिनाइट, है ना, इन्फिनिटी लंबाई है इसकी। तो यार क्या इस पर आप चार्ज काउंट कैसे करोगे? तो चार्ज तो काउंट होगा नहीं। तो ऐसे केसेस में हम लोग निकालते हैं आवेशों का वितरण। और मैं आपको लिख समझा देता हूं कि आवेशों का जो वितरण होता है, आवेशों का वितरण वो तीन तरह से होता है सर। पहला लंबाई के अकॉर्डिंग होता है, तो लंबाई के अकॉर्डिंग जो होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल होता है भाई। ठीक है, फिर होता है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार, तो वो होता है सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। और तीसरा होता है सर जी आयतन के अनुसार। अब देखो इन सब चीजों को डिस्कस करना मतलब बड़े पैमाने पर वो इतना सूटेबल नहीं है। मैं चाहता हूं कि बस आपको ये समझ में आना चाहिए और फटाफट से आप अपने एग्जाम के लिए बस इसको करके जाओ। ठीक है, कि लंबाई के अनुसार क्यू अपॉन एल, क्षेत्रफल के अनुसार क्यू अपॉन ए और आयतन के अनुसार क्यू अपॉन वी। और अगले चैप्टर में केवल मैं उन टॉपिकों को ही कराऊंगा जो बार बार रिपीट हुए हैं और जो इंपोर्टेंट हैं, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन बेस्ट तरीके से हो जाए। तो उन टॉपिकों को बस देखेंगे, रिवीजन तौर पर हम लोग बना रहे हैं क्योंकि इसको तो मस्त करके आपको समझ में आनी चाहिए, वीडियो बड़ी नहीं होनी चाहिए और पूरा चैप्टर का रिवीजन भी हो जाए। इस तरह से हम सारी चीजें आपके नेक्स्ट चैप्टर में और छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको बेहतर से बेहतर वीडियो मिल सके। ठीक है, तो अनंत लंबाई का जब ये चालक तार है तो सर जी इस पर जो है आवेश फैल गया, तो फैल गया तो इसने अपने चारों तरफ क्या बना लिया, इस तरह से हर जगह पर ये क्या बनाएगा, एक बेलनाकार चीज का निर्माण करेगा, है ना, बेलन का निर्माण करेगा। तो हमने मान लिया कि भाई इसके यहाँ सरफेस पर, है ना, यहाँ यहाँ इस छोटे से एरिया से कितना क्या निकल रहा है, फ्लक्स बाहर निकल रहा है। ठीक है, एरिया है डी ए, फ्लक्स है डी फाई ई, और डिस्टेंस जो है वो आर है, और इस बेलन की जो लंबाई है आप मान लो कि सर इस बेलन की जो लंबाई है वो कितनी है, एल है। ठीक है, आर मीटर की डिस्टेंस पर एक फ्लक्स पास हो रहा है इससे। तो आप बोलोगे सर फ्लक्स की परिभाषा से, किससे? फ्लक्स की परिभाषा से।
अब फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है आप बोलो। आपने पढ़ा था कि सर फ्लक्स जो है, हमने पढ़ा था फाई ई इज इक्वल्स टू होता है ई इंटू ए कॉस थीटा, लेकिन यहाँ डी फाई लेना पड़ेगा डी ए क्योंकि छोटा सा है। अब थीटा इज इक्वल्स टू हो गया 0 डिग्री, है ना, ऐसे पास हो रहा है, तो डी फाई ई इज इक्वल्स टू ई इंटू डी ए। हाँ जी, इतना फ्लक्स यहाँ से पास हो गया। बोलोगे हाँ जी सर कोई बात नहीं। अब यहाँ इंटीग्रेशन कर दो, समाकलन कर दो, है ना, समाकलन करने पर आपने समाकलन करा तो ये हो गया डी फाई ई और बराबर में हो गया ई इंटू डी ए। डी फाई ई का फाई ई हो गया, ई इंटू में क्या आ गया डी ए। अब यहां पर अभी गॉस का नियम तो लगा नहीं कहीं, आप बोलोगे हाँ जी सर, तो अब लगा दो गॉस के नियम से, है ना। गॉस के नियम से आप लोगों ने पढ़ा था कि सर फाई इज इक्वल्स टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फाई ई का मान यहां रख दो इस वाली इक्वेशन में, तो आप बोलोगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इंटू डी ए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बोलोगे सर जी जो क्यू है वो तो हम निकाल ही नहीं सकते ना। कैसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये तो अनंत लंबाई की चालक तार होगी, तो क्यू की वैल्यू यहां से निकाल लो, कितना हो जाएगी लैम्डा इंटू एल बटे में एप्सिलॉन नॉट, और ई इंटू डी ए मतलब ए हो गया, एरिया हो गया। अब एरिया किसका है सर जी, इस बेलन का, है ना, तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है जल्दी बताओ, कितने बच्चे जानते हैं, है ना, जल्दी हाथ ऊपर करके बताओ, क्या 2 पाई आर एच होता है। एच एच नहीं है एल है, क्योंकि हमने इसकी हाइट जो है वो एल ली थी, ये इधर आ जाएगा तो लैम्डा एल अपॉन में 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ई, ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो ई की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है भाई साहब इसकी। बोलो फटाफट से, अनंत लंबाई के चालक तार के लिए समझ में आया कि नहीं। फ्लक्स की परिभाषा लेंगे, दोनों तरफ का समाकलन करेंगे, गॉस का नियम रखेंगे, बस और कुछ नहीं करना, काम खत्म। ठीक है मेरे बेटे, देख लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर समझ में आया हो बेहतरीन तरीके से, तो ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज में और बहुत अच्छे से आपको सॉल्व कराया है मैंने, ठीक है। चलो अब एक और डेरिवेशन है अचालक चादर पर। किस पर बेटा, अचालक चादर पर, इनमें से ही दोनों में से कोई एक आएगा, या तो अचालक चादर पर या अनंत लंबाई की चालक छड़ पर, ठीक है। तो अचालक चादर पर और निकाल लेते हैं और चैप्टर को यही पूर्ण विराम देंगे और एंड हो जाएगा, ठीक है। तो चलो लिख लो अचालक चादर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मेरे भाई लोग कैसे आप सब, मस्त एकदम बढ़िया तरीके से होंगे। तो चलते हैं अब हम लोग किसकी तरफ, अनंत विस्तार के अचालक चादर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। करो इसको। तो भैया सबसे पहले आप बोलोगे सर जी एक अचालक चादर बना लो, है ना, ये चादर सा लगना चाहिए, ठीक है। देखो ये चादर है कि नहीं, आप बोलोगे हाँ जी सर चादर है। इसको मैंने चार्ज दे दिया, आप बोलोगे चार्ज दे दिया, तो चार्ज क्या होगा सर जी, इस पर पूरे पर फैल जाएगा, फैल गया जी। अब जब इस पर चार्ज पूरे पर फैल गया तो क्या होगा कि देखो इस पर चार्ज पूरे पर फैलने की वजह से आवेशों का वितरण हो जाएगा पूरे के पूरे पृष्ठ पर। अब की बार लंबाई पर तो नहीं होगा ना, पूरे एरिया पर होगा, पूरे पृष्ठ पर फैलेगा चार्ज। अब बोलोगे हाँ जी सर, तो यहाँ सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, है ना। तो अब जो फ्लक्स है वो सर जी इस वाले एरिया से भी बाहर निकल सकता है, और आगे देखो तो यहां से भी बाहर निकल सकता है ना। तो दो दो जगह से फ्लक्स बाहर निकलेगा, इधर वाले से भी इधर वाले से भी, एरिया सेम है, यहाँ से भी डी ए और डी फाई ई, यहाँ से भी निकलेगा सर डी ए, है ना, कितना फ्लक्स निकलेगा डी फाई ई। तो आप बोलोगे सर जी टोटल फ्लक्स जो यहाँ से बाहर निकल रहा है वो कितना होगा, तो आप बोलोगे वही सर कुल फ्लक्स जो है वो हो जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू में डी ए और प्लस में ई इंटू डी ए, तो डी फाई ई मान लो इसको। तो आप बोलोगे सर ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग इसका भी इंटीग्रेशन कर देते हैं, समाकलन ही कर ले रहे हैं, तो ई इंटू डी ए, है ना, ऐसे बाहर ले लो और ई इंटू डी ए। तो अब इसका जो बन गया फाई ई बराबर 2 ई इंटू डी ए, क्योंकि सेम है, एक और एक कितना हो गया, 2 हो गया। तो अब गॉस का नियम लगा लो यहाँ पर, तो गॉस के नियम से आप बोलोगे सर जी फाई इज इक्वल्स टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां रख दो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 2e इंटू में डी ए। अब क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, वहां से सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2e इंटू में ए हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो गया, तो आपको क्या पता लगेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर 2 इंटू ई, तो ई बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इसका क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया भैया, ठीक है। बोलो आराम से, समझ में आया कि नहीं, बस इतना ही करना है आप लोगों को, और क्या करना है बस। तो यहीं पर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताना मेरे भाई, पूरी मेहनत से आप लोगों को बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है। अगर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही आप लोगों को प्रवीण चौहान पढ़ाता रहेगा भाई, ठीक है, मेहनत करता रहेगा आप लोगों के लिए। तो फटाफट से चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना।